गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज कमांडर्स इनसाइट। आप सभी का कमांडर्स इनसाइट पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे विषय उठाते हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। और आज इसी श्रृंखला में आज हम हमारे लखनऊ के बहुत ही सम्मानित वायुसेना के सीनियर रैंकर आई से एयर मार्शल अमित तिवारी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनको कि भारतीय वायुसेना ने एवीएसएम, पीवीएसएम, वीएम से डेकोरेटेड कर रखा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज तिवारी सर एयर फोर्स एसोसिएशन का जो लखनऊ का जो ब्रांच है उसके 1 साल जो है पूरे होने जा रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एयरफोर्स एसोसिएशन है ये सिर्फ और सिर्फ तिवारी सर की वजह से इस लखनऊ में मतलब जो है स्थापित हुई है। तो आज इसी विषय में एयरफोर्स एसोसिएशन के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में और किस तरीके से सर ने अपना कैरियर की शुरुआत की भारतीय वायुसेना में, उसके बारे में हम सर से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है सर। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी भारतीय वायुसेना में शुरुआत कैसे हुई? मेरी मतलब काफ़ी पुरानी बात हो जाएगी और जैसा मुझे याद पड़ता है जब हम बहुत छोटे थे, मतलब क्लास 4th 5th में होंगे या 6th में होंगे, 1971 वॉर थी। तो 71 वॉर थी, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं 7th वगैरह में होऊंगा। मेरे पेरेंट्स में ना, और ये शायद उनसे ही मैंने सीखा है, ये लोग हमेशा रोज सुबह अखबार जरूर पढ़ते थे। और उस समय उन्होंने अखबार पढ़ के 71 वॉर की पेपर कटिंग लेके एक एल्बम में लगाई और फिर रोज डिस्कशन होता था घर पे कि आज ये लड़ाई हुई, आज इधर जहाज आए, आज उधर जहाज आए, मार्शल कीलर, डेंजल कीलर और ट्रेवर कीलर का नाम और कैसे हमारे नेट्स ने कैसे मारा। मेरे ख्याल से वो टाइम था जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घुसा कि फौज ज्वाइन करनी चाहिए, पायलट बनना चाहिए। वो कहीं था पीछे दिमाग में। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़े और 12th पास किया। तब एनडीए की में भर्ती होने का टाइम आया। मैं एनडीए अपीयर किया और एयरफोर्स ही चुना उसमें, क्योंकि वो पीछे दिमाग में था कि मुझे एयरफोर्स बनना है। इनफैक्ट हम लोग बचपन में दोनों भाई, मेरे एक छोटा भाई, हम दोनों खेलते थे। तो हम लोग ज़्यादातर घर में ही बैठ के जहाज उड़ाया करते थे और खेलते रहते। यानी कि बचपन में जो आपने सपना देखा था वो एयरफोर्स में आके आपने पूरा किया। और दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सर ने जो नाम लिया, जो कीलर ब्रदर्स, दे आर वेरी फेमस इन एयरफोर्स, वो भी इसी लखनऊ के ही हैं। और जैसा कि मैंने लामार्ट में पढ़ा जी, दे आर आल्सो लामार्टियन। सो सर, तो कभी आपकी मुलाकात कीलर ब्रदर्स से हुई या कभी आपका मतलब उनके सानिध्य में या कभी कुछ? नहीं, वो काफ़ी सीनियर थे। मतलब 71 में वो लड़ रहे थे और उसको मतलब उस समय स्क्वाड लीडर थे और मैंने 78 में एनडीए ज्वाइन किया। तो जब तक सर्विस शुरू की तब तक मेरे ख्याल से वो रिटायर हो रहे थे। एक रिटायर हो गए थे, मेरे ख्याल से दोनों ही रिटायर हो गए थे, लेकिन नाम काफ़ी सुना है। और फॉर्चुनेटली सर्विस में आने के बाद मैंने अजीत उड़ाया, जो कि नेट का ही एडवांस वर्जन था। जी सर। तो उसमें स्क्वाड डायरी वगैरह में उनकी काफ़ी कहानियाँ कि उन्होंने कितने जहाज गिराए, और जो पेपर में तो अभी भी है। अनफॉर्चुनेटली पेपर कटिंग अभी है नहीं, जो पेरेंट्स पढ़ के सुनाते थे कि पाकिस्तानियों ने उनके लिए इनाम रखा हुआ था कीलर ब्रदर्स को, जो इनको शूट कर देगा उनको इनाम देंगे। सर भारतीय वायुसेना में रहने के दौरान आपने किन किन जहाजों को उड़ाया हुआ है? देखिए, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो सबसे पहले एक जहाज़ था हिंदुस्तान ट्रेनर 2। उसमें पहली ट्रेनिंग टेल व्हील जहाज़ था, आगे 2 मेन व्हील और पीछे टेल व्हील। उल्टा होता है आजकल, आगे में नोज व्हील होती है। उसके बाद फिर हमने किरण उड़ाया, उसके बाद फिर हंटर उड़ाया और फिर स्क्वाड में पोस्टिंग हो गई तो ये अजीत उड़ाया। अजीत के बाद फिर मैंने MiG-27 उड़ाए और MiG-27 के बाद फिर मैंने सूर्य किरण एरोबैटिक टीम को कमांड किया, तो उसमें किरण मार्क 2 थे। फिर फ्लाइंग की उम्र निकल गई, वो कमांड किया। उसके बाद मैंने एयरफोर्स ने मुझे मौका दिया तो कुछ सॉटीज जैगुआर में भी उड़ी हुई हैं, कुछ सॉटी मिराज में भी उड़ी हुई हैं, कुछ सॉटी Su-30 में भी उड़ी हुई हैं, एक आध सॉटी तेजस में भी उड़ी हुई हैं। तो
हॉबी है उड़ना, और एयरफोर्स ने मौका दिया। सर मैं मतलब ये बड़ा एक मैं कहूँगा कि आजकल की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा एक इंस्पिरेशनल चीज़ है सर कि आपने अपनी सर्विस के दौरान इतने सारे जहाज़ों पे जिनका कि हम लोग सिर्फ नाम सुनते हैं कि ये जहाज, और आपने उन सभी पे फ्लाइंग की हुई है। सर मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है, सेकेंड जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, सेवन, इनमें क्या अंतर होता है सर? देखिए ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ये सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊं कि जैसे जब शुरू में लड़ाई में जहाज़ों का यूज़ हुआ तो पहले बलून थे, और उसके बाद फिर वो फिक्स विंग जहाज आए, और शुरू में जब उसमें से जहाज में से वो गिराते थे तो हाथ से लोग बॉम्ब डाल के नीचे गिरा देते थे। तो आप मान लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जितने जहाज थे, जब जेट आए तो टुवर्ड द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जेट स्टार्टेड कमिंग, तो जब जेट आए तो उनको हम फर्स्ट जनरेशन जहाज मान सकते हैं, क्योंकि वो पहला आया था। उसके बाद उनमें जब थोड़ी और तरक्की हुई, उनकी गन साइट वगैरह फिक्स हो गई, उनमें रॉकेट वगैरह फिटेड होने लगे, तो वो सेकेंड जनरेशन हो गया। थर्ड जनरेशन हो गया जब ये आपके MiG-21 वगैरह आए, जिसमें गाइडेड मिसाइल वगैरह लग सकती थी, लंबे रॉकेट लग सकते थे। फोर्थ जनरेशन जहाज जो है, और जो फिफ्थ है, फोर्थ जनरेशन जहाज की खास बात ये थी कि इनको अब लड़ाई काफ़ी विकसित हो चुकी थी, और एक जहाज से काम नहीं चलना था या दो जहाज से काम नहीं चलना था। अब हमने शुरू किया, क्या कहते हैं जिसको, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन। तो ये सारे जहाज जो थे नेटवर्क से जुड़े हुए थे। अगर आपका टाइम है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, एक कर्नल बॉयड थे, वो यूनाइटेड स्टेट आर्मी के थे, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम था ऊडा लूप, OODA, ओके, ऑब्जर्व, ओरिएंटेड, डिसाइड एंड एक्ट। ठीक, तो कोई भी आप काम करेंगे तो इसमें 4 स्टेज होती है। पहले आप ऑब्जर्व करिएगा, फिर ओरिएंटेड करिएगा कि किधर है, फिर डिसाइड करिएगा करना क्या है, और फिर करिएगा एक्ट। तो जब तक 3 जनरेशन तक था, तब तक सारे लोग जो हैं एक्ट वाले पे जोर दे रहे थे। अच्छा, जो भी ऊडा लूप जल्दी कर लेगा, मान लीजिए कि 2 दुश्मनों में लड़ाई है, अगर एक दुश्मन ने ऊडा लूप जल्दी कंप्लीट कर लिया अपना, तो वो दूसरे दुश्मन पे भारी पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व पहले कर रहा है, वो ओरिएंट पहले कर रहा है, वो डिसाइड पहले कर रहा है, और वो एक्ट पहले कर रहा है जी। तो वो जब दूसरा अगला मारेगा उसके पहले ही ये मार देंगे। तो अभी तक था कि सारे लोग एक्ट पे जोर दे रहे थे कि भाई ये एक्ट हम कितनी जल्दी मार सकते हैं, कितना जहाज तेज चलेगा, कितनी दूर मारेगा, क्या करेगा। होते होते ऐसा आया कि थर्ड जनरेशन तक कि अब पश्चिमी देशों का, उधर F-16 वगैरह थे, और USSR या बाद में रशिया का, इधर MiG-21, 27 वगैरह थे। ये लोग करीब करीब एक बराबर पहुंचने लगे। दोनों जहाज़ों की स्पीड 19-20 थी, उनके मिसाइल्स 19-20 थे, उनके रडार 19-20 थे। तब अमेरिका ने पहली बार क्या किया कि जो उसमें ऊडा लूप में पहली 3 चीजें हैं, ऑब्जर्व, ओरिएंट एंड डिसाइड, इस पे ध्यान दिया। तो उसने फिर वो एवैक्स बनाए जो दूर तक देख सकते थे, तो पहले ऑब्जर्व हो गया। उसने नेटवर्क सेंट्रिक किया, कमांड कंट्रोल बनाया, जिसमें और 3-4 रडार लगा दिए, अलग अलग, जमीन से भी रडार, आकाश से भी रडार, सैटेलाइट से भी देख रहे हैं। तो इन तीनों ने मिला के उसको ओरिएंट किया। फिर वो कमांड कंट्रोल सेंटर में आया, जहां तुरंत डिसाइड हो गया, और ये सारा कुछ डिजिटली कनेक्ट था। और उसके बाद ये मैसेज जो है डेटा फॉर्म में सीधे जहाज पे पहुंच गया, तो वो एक्ट वाला हो गया। तो इससे ऊडा लूप जो है अमेरिकन फोर्सेस का बहुत ही छोटा हो गया। तो इसका आपने नतीजा देखा, दोनों गल्फ वॉर में देखा, अफगानिस्तान में देखा। मतलब अफगानिस्तान में तो मशहूर है कि वो ज़मीन पे देख रहे हैं, या इराक में वो टेररिस्ट अपने घर से निकला अपनी गाड़ी में, उसको ड्रोन ने हवाई जहाज से कैमरे में गया, वो इंफॉर्मेशन टेक्सास में गई जहाँ पे वो बैठ के ड्रोन उड़ा रहा है। उन्होंने डिस्कस किया इसको मारना है, वो वहाँ से उन्होंने बटन दबाया और यहाँ पे वो, तो आप समझिए इसका ऊडा लूप कितनी जल्दी खत्म हुआ। अगर ये नेटवर्क सेंट्रिक ना होता तो आप उसको पहले टेलीग्राम भेजते या कुछ करते तो 2 दिन लग जाते उनसे मैसेज आने में। तो ये 4th जनरेशन है। अब ये 4th जनरेशन में अगर आप
इसको जोड़ लीजिएगा, स्टेल्थ को जोड़ लीजिएगा, तो वो 5th जनरेशन हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6th जनरेशन पे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 6th जनरेशन क्या है कि अभी जैसे अभी इन सारी चीज़ों में क्या है जो सबको एक साथ रख रही है, ये है नेटवर्क्स। तो जैसा हर चीज़ बढ़ती रहती है एक के बाद दूसरी, तो अब ये हुआ कि भाई ये अगर ये एयर पावर की एफिशिएंसी को, एफिकेसी को अगर तोड़ना है तो क्या किया जा सकता है, तो हुआ कि नेटवर्क तोड़ सकते हैं। तो लोगों का फोकस गया कि अच्छा भाई एवैक्स तोड़ देंगे, ग्राउंड रडार तोड़ देंगे, कमांड कम्युनिकेशन तोड़ देंगे। अब आप सोचिए अगर ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो जहाज जो नेटवर्क सेंट्रिक है, जो वेट कर रहा है कि मेरे पास मैसेज आएगा तो हम उसके हिसाब से करेंगे, हमारे पास डेटा इंफॉर्मेशन आएगी तो हम मारेंगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आ गया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जब उड़ेगा तो वो अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करेगा। उसके बाद पहले से सारी इंफॉर्मेशन होंगी, उसके साथ 1 या 2 जहाज होंगे जो मैन्ड होंगे, उनके साथ 10-12 अनमैन्ड जहाज होंगे जो कि तुरंत के तुरंत इंफॉर्मेशन लेके उसी के पास भेजेंगे। वहीं डिसीजन होगा एआई से और पायलट के साथ मिलके, और वो वहीं से फायर करेंगे। तो इनको जैम होने का चांस नहीं, क्योंकि ये खुद ही में एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम सा हो जाएगा। तो दैट इज 6th जनरेशन, और वो आएगा मेरे ख्याल से 35-40 तक, 2035-40 तक हम वहां तक पहुंच जाएंगे। यानी कि मैं ये समझ सकता हूं सर कि जब आप लोगों ने शुरुआत की तो ये मतलब एक ह्यूमन के डिसीजंस पे बहुत कुछ निर्भर करता था, और अब धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन के एक्शंस को टेक ओवर कर लिया है, टेक को मतलब आसान कर दिया, जी, ह्यूमन बिल्कुल, को बिल्कुल। आसान किया। क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया में ये सबसे जरूरी माना जाता है कि डिसीजन में लूप में ह्यूमन का होना सबसे जरूरी है। सर ह्यूमन का अगर मतलब जो है एक्शन नहीं होता, तो जैसा कि हमने देखा कि एक हमारे MiG-21 ने और अमेरिका का जो सबसे जो कहते नहीं कि सबसे सुपर मतलब जो एयरक्राफ्ट हुआ करता था, उसको भी मार के जो है गिरा दिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन की जो है आज भी भारतीय जो वायुसेना के जो पायलट हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड मतलब ये चीज 71 वार हो, चाहे 65 वार हो, या बीच में कारगिल हो, आप लोगों ने हर जगह ऑपरेशन सिंदूर में वही मतलब आप लोगों ने हर जगह कर दिखाया कि जो कोई सोच नहीं सकता था पूरी दुनिया में, जिसके लिए कि मतलब जो है ये एक आश्चर्य का विषय हो गया कि MiG-21 जैसे जहाज ने F-16 गिरा दिया। तो मतलब अच्छा सर, चलिए ये तो मतलब भारतीय वायुसेना की हमने बात की। सर जैसा कि आपके बारे में मैंने जाना है, समझा है, आप हमेशा से मतलब जो है लोगों की भलाई के लिए या सोशल वर्क के लिए हमेशा से इवन एयरफोर्स में भी जाने जाते रहे हैं, और आपने लोगों का बहुत मतलब जो है मतलब जब भी आप एज ए कमांडर भी आपने बहुत कुछ लोगों की मदद की है। तो सर ये एयरफोर्स एसोसिएशन का जो मतलब जो ब्रांच जो यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं थी, इसको खोलने का विचार कैसे आया, और सर इसके लिए आपने मतलब क्या क्या किया, ये मैं सर जानना चाहूंगा। देखिए ये विचार जब मैं यहाँ रिटायर होके आया सर, तो आप देखिए कि हम सभी लोग, जैसे आप भी एयरफोर्स में थे, मैं भी था, मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी 1978 में ज्वाइन की सर। 3 साल एनडीए ट्रेनिंग हुई, 1 साल एयरफोर्स ट्रेनिंग हुई, और फिर 39 ईयर्स तक मैंने एयरफोर्स में नौकरी की। टोटल 43 ईयर्स मैं एक जो टीनेजर था, मैं 17.5 ईयर्स का, और 43 ईयर्स लेटर जब मैं 60 साल का हो गया, मैं वहाँ से रिटायर होके आया, तो मैंने अपनी पूरी लाइफ एक काफ़ी प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में गुजारी। जो फौज है, इतनी बड़ी फौज है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा ही लोग होंगे एयरफोर्स में, और हम सारे लोग एक फैमिली की तरह थे, एक दूसरे के सुख दुख में सबके साथ थे, सब पूरा सपोर्ट था। लेकिन जिस दिन आप रिटायर हो जाते हैं, ये सारा सपोर्ट एकदम जैसे सिंड्रेला का होता है ना, रात के 12 बजे वो सब बग्घी उग्घी गायब हो गई, वैसे वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि आप अपने सर्विस पे अब बोझ नहीं बन सकते हैं, उनके पास और काम है और लोगों की देखभाल करनी है। तो उसके बाद मैंने पाया, और मैंने और लोगों से भी जब बात की, तो क्योंकि 43 साल में पूरी दुनिया बदल जाती है। हम सारे लोग सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, लेकिन 43 साल फौज में रहने के बाद सारी दुनिया बदल जाती है। आपके कजिन्स से आपको के विचार उतने हो सकता है ना मिले जितने दूसरे फौजियों से मिले, जिनसे आप कभी मिले भी ना हो, मान लीजिए ना। तो
लोगों को काफ़ी मुश्किल होती थी। फिर मेरी ऐसे लोगों से बात हुई और ख़ासतौर से हमारे एयरमैन वगैरह से भी बात हुई, क्योंकि मैं तो फिर भी एज सीनियर ऑफिसर रिटायर हुआ था और मैं जहाँ भी जाता था अपना परिचय देता था तो मेरा काम हो ही जाता था। लेकिन मैंने कहा कि अगर मुझे इतनी परेशानी हो रही है या मेरे को इतना कहना पड़ रहा है तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो फिर मैंने ये करके फिर मैंने पता किया कि भाई ये ब्रांच यहाँ नहीं है कि कहाँ पे है, तो पता चला यहाँ कोई ब्रांच नहीं है। फिर मैंने एयर मार्शल जग्गी सर हैं, जगजीत सिंह, वो दिल्ली में हैं, AFA हेडक्वार्टर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमने साथ में काम किया हुआ है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप इनिशिएटिव ले सकते हो और देखभाल कर सकते हो तो हम मदद करेंगे। फिर मैं यहाँ पे जो उस समय CNC थे उनसे बात की और फिर ये आर्मी कमांडर से बात की यहाँ पे, और करके और फिर हमने एक केवल इसलिए कि लोगों की मदद हो सके हमने पिछले साल ये ब्रांच खोली है। और इसमें हमारी आर्मी ने बहुत मदद की, बिल्कुल एकदम सिस्टर सर्विस की तरह से। हमें जो अभी कमरा मिला है इससे बढ़िया लोकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैंटीन भी वहीं पे है, ECHS भी वहीं पे है, कमांड हॉस्पिटल भी वहीं पे है, कमांड डेंटल सेंटर भी वहीं पे, सारा कुछ वहीं पे है। और उसमें उन्होंने एक कमरा दिया हुआ है और 1 साल के ही अंदर हमारे करीब 5000 से ज़्यादा इसमें मेंबर हो गए हैं। क्या बात है। और हम लोग ने इतने लोगों की मदद की है। और आप कल भी देखिएगा, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, किसी का डायरेक्टेड एयर वेटरन में पेपर नहीं क्लियर हो रहे हैं, किसी का स्पर्श में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हमारे ब्रांच में कोई भी ऐसा है जिसको ऐसी कोई परेशानी है, क्योंकि सबके हम लोग केसेस इकट्ठा करते हैं, कोलेट करते हैं, उसको एयर हेडक्वार्टर भेजते हैं और उसके बाद उसको फॉलो ऑन करते रहते हैं कि भाई इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ करके। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बताना चाहूंगा कि एयरफोर्स एसोसिएशन जो है वो 1980 में शुरुआत हुई थी उसकी, और ये एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय में पंजीकृत है, और ये एक स्वैच्छिक संगठन है। और इसमें क्या है कि इस गैर लाभकारी संगठन में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारियों, रिटायर्ड एयरमैन, उनकी वॉर विडोज और जो सेवारत कर्मी भी हैं उनके भी हितों की देखभाल, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का इस एयरफोर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रयास किया जाता है। और ये पूरी देश में हर स्टेट में जो है रीजनल ब्रांचेस के जरिए अपना काम करता है। और जिस तरीके से रिटायरमेंट के बाद में एयर वॉरियर्स को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे पेंशन से, मेडिकल रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड और उनके रिसेटलमेंट, पुनर्वास जैसे मुद्दों पे जो भी सहायता की जरूरत होती है, तो वो एयरफोर्स एसोसिएशन जो है एयरफोर्स फ्रेटर्निटी को एक साथ जोड़ने के लिए ये कार्य करती है। सर, आपने जैसे कहा कि अभी आपने 5000 से ज्यादा जो है लोगों को इस स्वैच्छिक संगठन से जोड़ा हुआ है। सर, ज्यादातर मतलब इस संगठन में आपने अब तक क्या देखा, किस तरीके की समस्याएं जो है रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मियों के साथ, या मतलब इवन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों डिफेंस वेटरन के साथ किस तरीके की समस्याएं जो हैं सबसे ज्यादा आती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, मैं कहूँगा कुछ मायनों में हम लोग उतने सावधान नहीं थे जब सर्विस में थे, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं कंप्लीट रहते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे कोई एयरमैन है, ये लोग इनकी सर्विस थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाती है, उनके बच्चे सर्विस होने के बाद पैदा हुए, तो या माँ बाप सर्विस ख़त्म होने के बाद उनके ऊपर डिपेंडेंट बने, या उन्होंने अपना घर शिफ्ट करके कहीं से कर लिया, या फिर इतने पे कमीशन आए हैं तो किसी पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन उनके पेंशन में नहीं हुआ। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा है कि वो कुछ एक आध लोग छूट जाते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें मतलब इस समय पेंशनर लाखों में होंगे और उसमें 1 या 2% भी लोग ऐसे हुए तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है जिनकी देवा। तो इनका ऑर्गेनाइज तरीके से इनकी प्रॉब्लम कहीं पे पहुंचाना, इसका कोई और साधन नहीं था। तो AFA अभी इसमें बहुत मदद करता है। देखिए सर, वही है कि जो कहते नहीं कि एक हमने टैगलाइन कहीं पढ़ी थी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो मुझे लगता है एयरफोर्स एसोसिएशन जो है आपके तत्वाधान में मतलब इस तरीके से लोगों की मदद कर रही है।
अच्छा सर, एक मसला जो है जो मेरे भी संज्ञान में आया है और जो बड़ा एक मैं कहूंगा कि नॉट ओनली एयरफोर्स के, इवन आर्मी नेवी के भी वेटरन्स के साथ बहुत समस्या आ रही है। जैसे कि एक आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की स्थापना इसलिए की गई थी कि अगर कोई भी ग्रीवांसेस हैं मतलब सर्विस रिलेटेड, और उनके ऊपर जो है त्वरित निर्णय लिया जा सके और उनको मतलब जो है सरकार से जो भी मतलब जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको एयरफोर्स जो ये मतलब जो है अपने आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के जरिए सुलझाया जा सके। सर ऐसा देखा गया कि आपको भी पता होगा सर, 71 वॉर के बाद में बहुत सारे ऐसे एयर वेटरन्स थे कि जिनको भारतीय वायुसेना, आर्मी, नेवी ने भी और मतलब जो है एयरफोर्स ने भी बिना किसी कारण बताओ नोटिस के और मतलब एक लीन एंड थिन फौज बनाने के लिए उनको निकाल दिया। बाद में सर जब एफटी खुली तो उन्होंने रिजर्विस्ट पेंशन के माध्यम से जो है इसके लिए अप्लाई किया और उनमें से बहुतों को रिजर्विस्ट पेंशन मिला। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के 1-2 डिसीजन आए जिसके चलते रिजर्विस्ट पेंशन खत्म कर दी गई और स्पेशल पेंशन के लिए जो है उन्होंने डाला, और उनमें से कुछ जो कि अभी 80, 85, 75 साल से ऊपर के हैं उनको स्पेशल पेंशन भी मिली। लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा हाल के वर्षों में कि जितने इस प्रकार के वेटरन हैं जो कि 80 साल, 85 साल, 75 साल से ऊपर के हैं, इनको जो है अननेसेसरी के फर्दर, जैसे कि आपको आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से इन वेटरन्स के सपोर्ट में जो है डिसीजन आया, लेकिन अब वायुसेना जो है इनको अगेन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दोबारा इनके रिवीजन पे उनको जो है खींच रही है, जिससे कि मुकदमों का बोझ जो है बढ़ता जा रहा है। और जो ये लोग बिना किसी पेंशन या बिना किसी सहायता के लोग जो रिटायर हुए हैं उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खुद को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सर क्या आप ऐसे भी मसले आप लोग ऊपर उठा रहे हैं? देखिए, जहाँ एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों को ही इस मामले में पूरी जानकारी है। मैं अपनी एक रैंक में मैं एयर ऑफिसर पर्सनल भी था सर। हाँ, उसमें हम पूरे एयरफोर्स का एचआर का ही काम देखते थे और ऐसे काफ़ी मुद्दे आ रहे थे। तो ये मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ। एमओडी में मीटिंग भी हुई और उसमें सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ साफ कहा गया, मैं कहूँगा कि सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल ही गलत नहीं लगती है तो आप इसको कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ नॉर्मल सी लग रही है और ऐसा होना चाहिए लग रही है तो आप उसको प्लीज़ कॉन्टेस्ट मत करिए। जो रिटायर्ड आदमी है, जो वेटरन है, वो उसकी बात मान लीजिए। हमने इसका, हम लोग कहा गया इसको रिवीजन करिए, जितने आपके केस पेंडिंग हैं। हम लोग ने इसका रिवीजन किया और काफ़ी केस ऐसे जिसमें किसी की गलती नहीं है लेकिन प्रोसीजरल लैप्स मान लीजिए ना कि किसी ने टाइम पे साइन नहीं किया या कुछ और डिले हो गई या एक पेपर कम है या 2 पेपर कम है, केस जेन्युइन है, ऐसे सारे केस रद्द कर दिए गए और सारे लोगों को मदद की गई। तो जो आप कह रहे हैं हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जितने लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो एमओडी में है और चाहे वो एयरफोर्स में है या आर्मी नेवी में है, सारे लोग मदद करने के लिए ही वहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर कहीं कोई जा रहा है तो जैसे मैंने बोला ना कि इतने लाख पेंशनर हैं और उसमें से मान लीजिए 1% को भी कष्ट है और 1% में 0.1% की भी अगर वो खुश नहीं है तो एक वो बड़ा सा नंबर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सरकार और एमओडी और सर्विसेज, आखिर जो आज सर्विस में है वो कल रिटायर होगा, कोई परमानेंट तो आया नहीं है, तो सारे लोग मदद करने के लिए बैठे। सर बात आपकी सही है, बट अभी मैं इसी अभी इवन अगर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में मतलब जो है सरकार के ऊपर ये बात कही थी कि मतलब, और इवन हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात उठाई कि जो अननेसेसरी के जो मुकदमे हैं जो कि मतलब अपने रिटायर्ड एयरफोर्स या आर्मी या नेवी पर्सनल पे थोपे जा रहे हैं, इनमें कमी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि एलए डिफेंस या मतलब जो है दूसरे जो अपने हेडक्वार्टर्स हैं वो इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और भी शायद मैंने कहीं पढ़ा भी था कि सुप्रीम कोर्ट की एक माननीय मतलब जो है मतलब जज हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जितने रुपए पेंशन में नहीं देने पड़ते हैं उससे ज्यादा पैसा सरकार इन व्यर्थ के मुकदमेबाजियों पे खत्म कर रही है, खर्च कर रही है।
तो सर मुझे क्या लगता है कि जो एक 80-85 साल का वेटरन है, जिसको कि अगर मान लो कहीं से स्पेशल पेंशन या रिजर्वेश पेंशन या इवन डिसेबिलिटी पेंशन अवार्ड हो गई है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से, तो मुझे लगता है सरकार को मतलब जो है इस पे व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बचना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा सर कि जैसे अपने माननीय रक्षा मंत्री जी भी जो है इसी लखनऊ से ही हैं और मतलब हमारे जो कहते हैं कि वेटरन्स के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है और मोदी सरकार भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो मैं चाहूंगा कि सर आप लोग भी एयरफोर्स एसोसिएशन के थ्रू ये बात उठाएं कि जो स्पेशल पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन के जो कि एएफटी ने का डिसीजन दे दिया है, वो इसी कारण से बनाई गई थी कि ताकि हमारे जो रिटायर्ड जो मतलब जो और सर्विंग जो पर्सनल है उनको मतलब जो है एक तरीके से हाईकोर्ट के पैरेलल में इनको रखा गया था। तो इनके अगेंस्ट में जो है अननेसेसरी के मुकदमेबाजी करने का तुक क्या है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी तरफ पूरी सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सरकार इसकी तरफ काम कर रही है। हाँ सर, और मैं चाहूंगा कि मतलब क्योंकि कई वेटरन्स ने हमसे ये बात कही, मैं चाहूंगा सर इस मसले को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब उठाएं सरकार के समझ और इवन डीएवी के समझ जो डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन है कि इस प्रकार की मुकदमेबाजी से वो बचे, ताकि जो भी जीवन बचा हुआ कोई अगर 85 साल का है 80 साल का है तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और इसके बावजूद अगर आप उसके ऊपर मुकदमे का बोझ डाल रहे हैं। अच्छा सर चलिए, ये तो एक मतलब आपके डीएवी से रिलेटेड हो गया सर। अब एक दो चीजें और भी जानना चाहूंगा सर। जैसे अभी 2 घटनाएं हुई हैं मतलब जिसमें कि पूरी दुनिया का बड़ा ध्यान आकर्षित किया है। एक तो जो एयर इंडिया का एयर क्रैश हुआ और दूसरा अभी दुबई एयर शो में जो हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। सर आपको क्या लगता है मतलब दिस इज ए ह्यूमन एरर और टेक्नोलॉजिकल एरर? क्योंकि आपने तो इतने जहाज उड़ाए हैं सर और आपका तो मतलब जो है 5000-6000 घंटों से ज्यादा फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, तो सर क्या लगता है आपको इसमें क्या हो सकता है? देखिए इस बारे में मतलब मैं क्या कोई भी पायलट कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब आप देखिए फ्लाइंग जो है ना ऐसे भी एक अननेचुरल एक्टिविटी है। इसमें इतने सारे वेरिएबल, अगर नेचुरल होती तो भगवान ने हमें पंख दे दिए होते। इतने सारे वेरिएबल हैं उसमें। आपका जहाज है, आपका पायलट है, आपका मौसम है, आपका ये होराइजन वगैरह क्लियर है कि नहीं, आपका बर्ड्स हो सकती हैं वहाँ पे, किस तरह की हवा चल रही है वहाँ पे। अरे इतने सारे उसमें वेरिएबल हैं कि अगर कोई भी कहेगा कि ये रीज़न है और बगैर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के कहेगा तो वो प्रोफेशनल बात नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे भी है, मैं खुद फॉर्मेशन एरोबैटिक में रहा हूँ और मैंने खुद काफ़ी लो लेवल एरोबैटिक्स की हैं। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे साथ नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, या मेरे साथ मेरे टाइम में 9 जहाज में कोई नहीं एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बाद में हुआ कुछ कोर्ट इंक्वायरी में भी मैं शामिल था। पूरा पता कोर्ट इंक्वायरी से चलेगा, क्योंकि दोनों जहाज़ों में ब्लैक बॉक्स थे। दोनों जहाज़ों में वो ब्लैक बॉक्स बिल्कुल साफ साफ बताएंगे कि किस टाइम क्या क्या हुआ, और उससे पता चल जाएगा कि ये पायलट की गलती थी, कि जहाज़ की गलती थी, कि मौसम की गलती थी, या किसी की गलती नहीं थी। ये बस 3-4 छोटे छोटे इवेंट मिलके एक जगह हो गए और इतनी बड़ा कैटास्ट्रॉफी हो गया। तो वेट करना चाहिए हमको उसका कि कब होगा। सर और सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे एक लोगों के दिमाग में रहता है कि कई बार ऐसा देखा गया है और हमेशा मतलब जो है निकलता भी है कि अपने बस्तियों से दूर ले जाने के लिए या जिससे कि ज़मीन पे जो है लोगों में जो है किसी तरीके का नुकसान न हो, हमारे बहुत सारे जो वीर जो पायलट होते हैं वो इजेक्शन को लेट कर देते हैं और जहाज को दूर ले जाते हैं और एयर क्रैश में मतलब जो है वो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। तो सर क्या इजेक्शन प्रोसेस जो होता है क्या ये सचमुच में बड़ा कठिन है, या मतलब इसके लिए मतलब इसमें कितना समय लगता है एक पायलट को डिसीजन लेने में कि मैं इजेक्ट करूं या ना करूं? जो आप कह रहे हैं ये वाकई में किसी भी पायलट के लिए बड़ा कठिन डिसीजन होता है, क्योंकि आप जब जहाज के अंदर बैठे हुए हैं आप बिल्कुल एक सिक्योर इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। आप एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल कि आप जहाज उड़ा रहे हैं, पूरी कैनोपी बंद है, आपका अंदर टेम्परेचर आपकी मर्जी पे है और सारे आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं सब। तो हर पायलट जब भी जहाज़ में कुछ खराबी होती है, अचानक से कोई रेड लाइट जल जाएगी या कुछ फायर वार्निंग हो गया या आपने कुछ और देख लिया या जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो पहला इंस्टिंक्ट यही रहता है कि कैसे इसको बचाया जाए, कैसे रिकवर किया जाए। क्योंकि एक बार आप जब इजेक्ट करेंगे तो दैट इज़ अ बिग अननोन जिसमें आप जा रहे हैं। इजेक्शन ऐसा प्रोसेस है कि जिसकी किसी को प्रैक्टिस नहीं दी जा सकती है कि आप अच्छा इजेक्ट कर लो और 4 बार करो, आपको आदत पड़ गई, अगली बार आसान होगा। नहीं, इजेक्शन
लाइफ में एक बार होगा या 2 बार होगा, बहुत होगा तो, लेकिन तो इसलिए हर पायलट हिचकता है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी पायलट ने देख लिया कि भाई अब इस जहाज में और कुछ नहीं हो सकता है, इसको इजेक्ट करना है, और फिर जहाज अभी भी उसके थोड़े कंट्रोल में है, थोड़ी उसकी बात सुन रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि इस जहाज को हम ऐसी तरफ ले जाएं जहाँ पे नीचे कोई पॉपुलेशन ना हो और ज़्यादा नुकसान ना हो। हमारे उसमें लाइन है कि ना, प्लान इजेक्शन ओवर अनपॉपुलेटेड अनइनहेबिटेड एरिया, ऐसे करके है। तो गो इन दैट, जैसे कई जगहों पे जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह है, और उसमें मतलब मान लीजिए कि अगर चांस ज़्यादा है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ कैडेट हैं, तो जगह जगह आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये एरिया बिल्कुल खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इजेक्शन हो सकता है। ओके, तो उसको प्लान्ड इजेक्शन कहते हैं। तो वैसे तो पायलट शुरू में ऑब्वियसली हिचकता है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि जब हमने सारा कुछ कंफर्म कर लिया कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो इजेक्शन प्रोसेस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके यहाँ पैर के बीच में एक हैंडल होता है, आप उस हैंडल को बस ऐसे खींच दीजिए। उसके पहले ये पक्का कर लीजिए कि आपके हाथ पैर बिल्कुल एकदम सीधे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी जोर की झटका लगता है। अगर जरा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो गर्दन टूट सकती है या हाथ टूट जाएगा कुछ, और बिल्कुल अपना सीधा बैठ के उसको खींच दीजिए। कैनोपी अपने आप अलग हो जाएगी, सीट अपने आप फायर होगी, आप जहाज के बाहर चले जाएंगे, सीट अपने आप पायलट से अलग हो जाएगी, पैराशूट अपने आप डिप्लॉय हो जाएगा, आप नीचे आ जाएंगे, केवल आपको लैंडिंग खुद करनी है। तो ये पूरा काफ़ी मैं कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला है कि कैसा भी खतरा होगा वो सीट आपको बचा देगी। पुराने जहाज़ों में ये होता था कि मिनिमम हाइट होती थी कि कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि उतनी ज़रूरी होती थी कि सीट जहाज को छोड़े और पैराशूट डिप्लॉय हो और फिर वो नीचे आए। आजकल की सीट और पैराशूट इतने अच्छे हो गए हैं कि अगर कोई खतरा है और जहाज एकदम फटने वाला है और ज़मीन पे ही है, आप ज़मीन पे बैठे बैठे इजेक्ट कर सकते हैं। वो सीट आपको ऊपर ले जाएगी, पैराशूट डिप्लॉय करेगी और आप सेफली नीचे आ जाएंगे। मतलब टेक्नोलॉजी हमारी आजकल इतनी अच्छी हो चुकी है। सर, अब हम मतलब जो है ये कहेंगे कि कल आप अपने लखनऊ जो मतलब चैप्टर है इसका जो है एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, तो सर आप मतलब अपने सारे जो अपने एयर वेटरन्स हैं सर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एयर वेटरन को बस यही संदेश देना चाहूँगा, भाई हम सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके और भारतीय वायुसेना में रहे और देश की सेवा की, और एक एग्जम्पलरी लाइफ हमने स्पेंड की, और भारतीय वायुसेना ने भी हमारी बड़ी देखभाल की। और हमारा देश जिसमें अभी भी 80 करोड़ मैं कह सकता हूँ गरीब लोग हैं, हमने ये लाइफ देश की सेवा की और भारतीय वायुसेना ने हमारी देखभाल की। हमने एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड की है। ट्रू सर। और वो लाइफ जो है हमारे देश में बहुत सारे लोगों को उनके लिए नहीं है, वो उनको अभी तक उन अचीव नहीं कर पाए। सपना ही है, सपना है उनके लिए। तो अभी हमारे पास टाइम है, और एयरफोर्स में हमारे रहने के तरीके से, जिसमें हमें अच्छा खाना था, हमें रोज एक्सरसाइज करते थे और कोई और असुविधा नहीं थी, तो हम लोग सारे लोग हेल्दी हैं अभी। तो अभी हमारे पास टाइम है कि अब जो सोसाइटी जिसने अपने पैसे बचा के और फौज के लिए पैसे दिए, सबने जमा किए, टैक्स जमा किए, अब हमारे पास टाइम है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस करें। बिल्कुल सही। तो हम जिस किसी भी तरह से अपने को स्वस्थ रखते हुए और सोसाइटी की मदद कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ने में कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। थैंक यू सर। और सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आप भारतीय वायुसेना में इतने बड़े पद पे रहे, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें और इस चीज को समझें कि जैसे अभी बीच में कंट्रोवर्सी हमारी काफी उठी थी, जो ये अभी नई जो अपनी भर्ती स्कीम आई हुई है अग्निवीर की, तो सर आज के युवाओं को आप मतलब एज ए मतलब जो है इतने सीनियर अधिकारी, एज एयर मार्शल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अगर आप ये ना भी क्वेश्चन पूछते तो मैं इसका जवाब दे देता क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि जब लोग फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने बीच में एक टेन्योर एनसीसी में भी किया था और कुछ बच्चे उसमें से फ़ौज में ज्वाइन किए और वो अभी भी मेरे से मिलते रहते हैं। इनफैक्ट उसमें से एक लेडी ऑफिसर है, शायद वो आज शाम को आएगी भी। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी ट्रेनिंग से वो मोटिवेट हुए और उन्होंने फ़ौज ज्वाइन कर लिया। भाई अगर आप देखिए, अगर मैं अपने को आज 17-18 साल की उम्र में ले जाऊं तो मैं क्या चाहूँगा? अगर अपनी जो मुझे पसंद है वो देखिए। मैं एक चाहूँगा कि मेरी लाइफस्टाइल कंफर्टेबल हो, मुझे टाइम पे खाना मिले, लोग मेरी इज्जत करें, मेरे पास एक यूनिफॉर्म हो, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे पहचाने, मेरे काम से पहचाने, मेरे नाम से चाहे ना पहचाने लेकिन मेरे काम से पहचाने। मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें जो मुझे पसंद हो, हाँ, जिसमें मुझे खुशी होती हो। मैं किसी टेबल पे बैठ के केवल पेपर लिख रहा हूँ या साइन कर रहा हूँ, ऐसा काम नहीं, कुछ ऐसा काम करूँगा फिर मुझे तनख्वाह अच्छी मिले ना, जिससे मैं अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, उनके देखभाल कर सकूं, काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिले। तो अब आप फौज और फौज में खास तौर से एयरफोर्स की तरफ देखिए। तो आप जब ज्वाइन करते हैं, अगर आपने फ्लाइंग के लिए ज्वाइन किया हुआ है तो आपकी ट्रेनिंग एनडीए में ट्रेनिंग का खर्चा पूरा सरकार देती है। आपके कपड़े वगैरह भी, जूते वगैरह भी सरकार के ही पास हैं। हम लोग घर से 30 रुपये महीने हमारे घर से आते थे, जिसमें 180 रुपये 6 महीने का, उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते वहाँ पे। तो वो सारा सरकार ने देख लिया। मुझे यूनिफॉर्म मिल गई, लोग मुझे पहचानते थे कि ये एयरफोर्स का फाइटर पायलट है। लोग जब मैं सूर्य किरण में था और डिस्प्ले करके जब मैं लैंड करता था तो माँ बाप अपने बच्चों को लेके मेरे पास आते थे कि सर आप इसको सिखाइए, ये पढ़ता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता, क्योंकि उनको भरोसा था कि ये एयरफोर्स का फाइटर पायलट है, ये डिस्प्ले कर रहा है और ये अगर कहेगा तो मेरा बच्चा मान जाएगा। और इसको देख के शायद बच्चे के मन में उगे कि मुझे फौज ज्वाइन करनी चाहिए या मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो ये एक तरह की इज्जत जो वो यूनिफॉर्म मुझे देता है, ये और कोई नहीं दे सकता है। ठीक। तीसरा आ गया जहाँ तक फ्लाइंग का सवाल है। अगर फ्लाइंग आपका पैशन है ना, अगर आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं और आपका ट्रेकिंग का या नेचर में रहने का या शूटिंग वगैरह का कुछ पैशन है, अगर आप नेवी में हैं और आपको कहीं सेलिंग का पैशन है या आप बोटिंग, रोइंग या स्विमिंग जैसे कुछ करना चाहते हैं, तो अभी क्या है कि आपकी ये जो फाइटिंग वाली लाइफ है, ये पहले 25 साल की नौकरी की वही होती है, उसके बाद आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में आ जाएंगे। तो आप सोचिए कि पहले 25 साल की नौकरी जो केवल फ्लाइंग की थी, जिसमें मैंने इतने तरह के फाइटर जहाज उड़ाए और जितनी मतलब ये कि वो रह जाता है, एक थोड़ा अफसोस रह जाता है कि जो फाइटर फ्लाइंग में जो खुशी होती है और जो थ्रिल होता है, वो मैं किसी भी तरह से अपनी वाइफ को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये इसमें इतना मज़ा आता है, इतनी खुशी आती है। तो पहले 25 साल तक मैंने वही किया जो मुझे पसंद था, सुबह शाम, और जितना करना चाहा उतना किया और उसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती रही। जिंदगी अपनी शर्तों पे और पे भी इतनी है कि भारत सरकार में इससे ज़्यादा पे और किसी को नहीं मिलती। ठीक है। तो अगर मैं आज का नवयुवक हूँ और मुझे ज्वाइन करना है, तो मेरे जितने भी वो क्यूआर बता दूं अगर, तो सारे क्यूआर फौज में मिलते हैं। किसी का बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई आपसे इस बात पे नहीं खुश होगा या नाराज होगा कि आपकी शक्ल अच्छी है या आपका नाम तिवारी है। हाँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, जब तक आप अपना जहाज, अपना काम ठीक से कर रहे हैं, प्रोफेशन ठीक से कर रहे हैं, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस। तो आज की युवा के लिए फौज से बढ़िया और कोई नौकरी नहीं। थैंक यू सर। आपने जिस तरीके से, मैं कहूँगा कि वन से फौजी ऑलवेज ए फौजी, आपने देश की सेवा की,
देश की सेवा करने के बाद में जिस तरीके से अब आप समाज की सेवा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर हम उम्मीद करते हैं कि आपके तत्वाधान में जो हमारी एयरफोर्स एसोसिएशन है ये बहुत ही आगे बढ़ेगी, और जो लोग हैं जो कि हमारे सारे एयर वेटरन्स हैं जिनको कि किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, उनकी सर आप मदद करेंगे और आगे भी मदद करते रहेंगे। और सर जिंदगी में मतलब जो है, जैसे आपने कहा ना कि एक एज ए एयर मार्शल आप रिटायर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहते नहीं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो मतलब आपने सब कुछ पा लिया और इससे अच्छा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो कहते नहीं कि देश है तो हम हैं, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। और ये बात एयर मार्शल तिवारी सर से बेहतर मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई और नहीं समझा सकता, जिन्होंने अपने जीवन के हर फेज में एक छोटी सी 17.5 साल की उम्र से लेके और 43 साल की नौकरी करने के बाद 60 साल की उम्र तक भारतीय मतलब सेना की, वायुसेना की सेवा की, और अब रिटायरमेंट के बाद जो हमारे समाज की, हमारे समाज में रहने वाले लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो कहते हैं कि प्रेरणा देने का जो कार्य जो है कोई और नहीं कर सकता। और इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। और सर थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग। थैंक यू सर।